मैन वर्सेस वाइल्ड विथ बेयर ग्रिल्स। अमेरिका का दक्षिणी छोर दुनिया का सबसे बड़ा दलदली इलाका है। यहाँ हजारों वर्ग किलोमीटर में इंसानी बस्ती के बहुत करीब एक घना जंगली इलाका है। इसे इंसान और कुदरत के बीच का अहम स्थान कह सकते हैं और यहाँ का मौसम भी बहुत खराब होता है। ये तूफान वाला इलाका है। जिन जगहों में दुनिया के सबसे अजीब मौसम होते हैं, ये उनमें से एक है। यहाँ टोर्नेडोज, थंडरस्टॉर्म्स और कटरीना जैसे हरिकेन आते हैं। 2005 में जब कटरीना तूफान आया था तो 280 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली थी। करीब 30 फुट ऊंची लहरें उठी और मौत और तबाही का डरावना मंजर देखने मिला। मेरे पास सर्वाइवल से जुड़े कुछ बुनियादी टूल्स हैं और मेरा कैमरा क्रू मेरे साथ होगा। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे सर्वाइव करते हैं इस तूफानी इलाके में। चलिए चलते हैं। मैं दलदल में उतर नहीं सकता, इसीलिए पायलट मुझे गहरे पानी वाली एक धारा में उतारेगा। हवाई जहाज के पानी से छूते ही मैं उतर जाऊंगा। इतनी रफ्तार पर पानी से टकराना खतरनाक हो सकता है। जरा सी गलती हुई तो हाथ पैर टूट सकते हैं या उससे भी बुरा हो सकता है। मैं इस नदी में ज्यादा देर रुकना नहीं चाहता। मुझे जल्दी से किनारे पर जाना होगा। दलदल के गहरे पानी में बहुत बड़े खतरे मौजूद होते हैं। पायलट ने बताया था कि इस दलदल में कई एलिगेटर्स हैं, 20 लाख से ज्यादा। और जो सबसे बड़े आकार का एलिगेटर मिला था वो 19 फुट लंबा था। और इसीलिए मैं इस नदी से जितना जल्दी हो सके बाहर निकल रहा हूं। 2006 में कुछ ही दिनों के अंदर फ्लोरिडा में एलिगेटर्स ने 3 लोगों को मार दिया था। यहां मुझे चौकन्ना रहना होगा। इस जगह पर बड़ी डरावनी खामोशी छाई हुई है। ऐसी जगह आपके कान छोटी से छोटी आहट सुन लेते हैं, टहनी के टूटने की आवाज भी, क्योंकि आप ये नहीं जानते कि पानी के नीचे क्या है। एलिगेटर्स के अलावा इस दलदल में जहरीले सांपों की आधा दर्जन प्रजातियां, फुटबॉल के किसी खिलाड़ी के वजन जितने हमलावर स्नैपिंग टर्टल्स और 10 फुट लंबी पूर्व ऐतिहासिक खतरनाक मछलियां भी रहती हैं। ओह, कोई चीज मुझसे जोर से टकराई। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि यहां इस पानी में जरूर कुछ न कुछ है। किनारे पर जाने की कोशिश करता हूं। मुझे अपने शुरुआती डर पर काबू पाकर आगे चलते रहना है। लेकिन दलदल एक बहुत मुश्किल इलाका है, क्योंकि इसमें गहरा पानी, कीचड़ और हर कहीं नजर न आने वाले खतरे होते हैं। सबसे पहले तो मुझे किसी डंडे जैसी चीज की जरूरत है जो यहां से गुजरने में मदद करे। तुम ठीक तो? इसीलिए हमें एक डंडे की जरूरत है। इस दलदल के तल में काफी सुराख हैं और पता नहीं उनमें कौन सा जीव हो सकता है। मैं इसे इन जड़ों के बीच में फंसा देता हूं। हाँ, ये ठीक है। डंडे से चलने में मदद मिलती है, एलिगेटर के हमले से बचाव हासिल होता है, और जहां ये पता ना हो कि आगे क्या होगा, वहां ये एक अच्छा हथियार भी है। मैन वर्सेस वाइल्ड विथ बेयर ग्रिल्स।
जब मैं उतरा यहाँ तेज धूप थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में दक्षिण डकोटा के बदलते मौसम से मेरा सामना हुआ। यहाँ का नजारा कितना खूबसूरत है, जरा देखिए इसे। पर अब यह जगह डरावनी भी लग रही है। यहाँ आप खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं। और इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा फिक्र उस नीले आसमान की है। देखिए, वो खत्म होता जा रहा है और इस तरफ से काले तूफानी बादल आगे आने लगे हैं। और ये इलाका बदनाम है बिजली और बिजली वाले तूफान के लिए। और मैं इस वक्त पहाड़ी की चोटी पर हूं, जहां सबसे ज्यादा खतरा है। गड़गड़ाहट होने लगी है, मुझे अब सीधा नीचे उतरना चाहिए। दक्षिण डकोटा टॉर्नेडो एली में है। करीब 16 किलोमीटर ऊपर जेट स्ट्रीम की दिशा बदलने से मौसम तेजी से बदल सकता है। मैं इस वक्त काफी ऊंचाई पर हूं और अगर जल्दी से नीचे नहीं उतरा तो आसानी से बिजली का शिकार बन जाऊंगा। यहां से उतरने में बहुत ज्यादा जोखिम है। वहां से कोशिश करते हैं। ब्लैक हिल्स का ग्रेनाइट सूखा तो है और उतरना आसान है, लेकिन तूफान आते ही ये खतरनाक हो जाता है। बदलते मौसम से मेरा यही मतलब था। आप देख सकते हैं ये चट्टानें जो पहले बिल्कुल सूखी थीं, अब गीली होती जा रही हैं। लगता है कि मैं सही वक्त पर नीचे उतरा हूं। देखिए अब पहाड़ से कितना सारा पानी नीचे बह रहा है। चोटी से 200 फुट नीचे ब्लैक हिल्स का इलाका अब भी ढलानदार और फिसलन भरा है। ब्लैक हिल्स में सिर्फ कुछ ही घंटों में आप 4 अलग मौसम देख सकते हैं। सिर्फ 2 मिनट में ही तापमान 20 डिग्री बदल चुका है। तेज बारिश के फौरन बाद तेज धूप नजर आने लगी है। ऊंची पहाड़ियों पर कुछ खाली इमारतें नजर आ रही हैं। आप यहाँ खो जाएं तो आपको हर वो चीज इस्तेमाल करनी पड़ेगी जो जिंदा रहने में मदद करे। ये एक पुरानी खान है जो काफी वक्त से खाली पड़ी है। देखिए इसे। 70 के दशक में ब्लैक हिल्स में सोना मिला था। ज्यादातर खानें काफी पहले बंद हो गई थीं, लेकिन इस दूर दराज की खान में कोई काम की चीज मिल सकती है। किसी तरह की रस्सी, शीटिंग, औजार या फिर कोई जान बचाने वाली चीज। ये मेरे काम की चीज है, एक पुराना कार टायर। इसे जलाने पर काला धुआं निकलेगा जो बढ़िया सिग्नल फायर होगा। इसे काटकर रस्सियां बनाऊंगा जो फंदे के तौर पर काम आएंगी। मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। देखता हूं यहां और क्या क्या है। और आप इस चट्टान पर ड्रिलिंग के निशान साफ देख सकते हैं। ये शायद Man vs. Wild with Bear Grylls. मैं आयरलैंड के पश्चिमी किनारे की ओर जा रहा हूं। मेरे दाईं तरफ करीब 2000 फुट ऊंची समुद्री चट्टानें हैं और बाईं तरफ है विशाल अटलांटिक महासागर। यहां से लेकर अमेरिका के पूर्वी किनारे तक खुला समंदर है। 4800 किलोमीटर की दूरी और इस पूरे इलाके को रैकिंग कोस्ट कहा जाता है। और इन चट्टानों को देखकर आप इसकी वजह समझ जाएंगे। तेज हवाओं की वजह से कैरिबियन की तरफ से बड़ी समुद्री लहरें आती हैं। इन किनारों पर हजारों जलपोतों का मलबा पड़ा हुआ है। और मैं वहीं जा रहा हूं। जब कैप्टन मुझे इशारा देगा तो मैं बोट से उतर जाऊंगा और फिर किसी भटके हुए नाविक की तरह किनारे तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। वहां तक सुरक्षित पहुंचना मेरे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अटलांटिक के इस ठंडे पानी में हाइपोथर्मिया बहुत जल्दी हो सकता है। मैं अपने साथ बस जिंदा रहने से जुड़े कुछ बुनियादी औजार ले जा रहा हूं और मेरा कैमरा क्रू मेरे साथ होगा। इतनी रफ्तार पर अगर कूदने में कोई गलती हुई तो चोट लग सकती है, तो इसके लिए मैं स्पेशल फोर्सेस की एक तकनीक इस्तेमाल करूंगा। इसका नाम है फास्ट बोट इंसर्शन और ये तकनीक आपको किसी इंसानी बम जैसा बना देती है। अब हम कूदने वाली जगह पे पहुंच रहे हैं। अब कूद जाओ। मुझे किनारे से 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर उतार दिया गया है और मैं अचानक बहुत अकेला महसूस कर रहा हूं। मेरी हालत तो बिल्कुल
खराब हो गई। चलिए तैरना शुरू करते हैं। परेशान करने वाली सबसे पहली बात है इस पानी का ठंडा होना। यह उत्तरी अटलांटिक है और लंबी और बेहद ठंडी सर्दियां अभी खत्म हुई हैं। मुझे जल्दी से किनारे तक पहुंचना चाहिए। पानी का तापमान महज 11 डिग्री सेल्सियस है। यह सिर्फ 2 घंटे में आपकी जान ले सकता है। ठंडे पानी से बाहर निकलकर अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि इन चट्टानों से होकर मैं ऊपर चढ़ सकूंगा। वो मैं अभी गिरने वाला था। ये चट्टानें फिसलन भरी हैं। जरा ध्यान से चलना। मुझे चट्टानों के ऊपर जाना होगा। वहां पहुंचकर ही मैं सुरक्षित हो पाऊंगा। हाल ही में अचानक आई एक लहर की वजह से एक स्थानीय शख्स यहीं आसपास चट्टान से गिरकर बेहोश हो गया था। बाद में उसका शव नीचे समंदर किनारे पर मिला। मैं यहां ज्यादा देर रुकना नहीं चाहता। जरा यहीं रुकना। मैं इलाके का जायजा लेता हूं। Man vs. Wild with कुछ बेसिक सर्वाइवल टूल्स हैं और मेरे साथ होगा मेरा कैमरा क्रू। जैसे ही मैं पेड़ों के बीच में गायब हो जाऊंगा, मेरे सामने मुश्किलें आनी शुरू हो जाएंगी। ये जंगल इतने घने हैं कि रेडार की पहुंच से भी बाहर हैं। और एक बार यहां खो गए तो बाहर निकलना मुश्किल होगा। मुझे पहले एक प्लान बनाना होगा। यहां शायद ही कोई रहता होगा तो इंसान मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ऐसे जंगल में खो जाने पर एक ही काम करना चाहिए। किसी ऊंची जगह पर पहुंचकर मदद के लिए इशारा कीजिए। मैं नूसा गांधी इलाके में जा रहा हूं, जो यहां की सबसे ऊंची जगह है। यहां पर जिंदा रहने के लिए सभी जरूरी चीजें मौजूद हैं। आपके आसपास चारों तरफ यहां भरपूर पानी है, खाना है और बहुत सारी दवाइयां भी। यहां पर अगर जानकारी हो तो आपकी जान बच सकती है, पर अगर कुछ पता ना हो तो जान जा भी सकती है। इसलिए चीजों की जानकारी होना जरूरी है। जैसे कि ये बड़ा सा ग्रास हॉपर, ये बहुत तेज होते हैं।
आगे बढ़ते हैं। इस कीचड़ में चलना बहुत ही थकाने वाला काम है। इसीलिए कीचड़ भरे घने जंगल में आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत फिसलन है। ऐसे घने जंगलों में फौजी भी दिन में आमतौर पर ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 किलोमीटर की दूरी तय कर पाते हैं, और उसकी वजह यही है, यहाँ 100% नमी है और आपके कपड़े शरीर से गीले गोंद की तरह चिपक जाते हैं, जिससे कि तापमान करीब 50 डिग्री जितना महसूस होता है। आप जंगल से लड़ नहीं सकते, आपको इसके साथ ही चलना होगा, और मेरी कोशिश होती है कि ऊपर पहुंचूं, चाहे इसके लिए पहले नीचे ही क्यों ना उतरना पड़े। Man vs. Wild with Bear Grylls। हर शो में एक नया रोमांच होता है और इसे करने में हमें बहुत मजा आता है। लोग ये शो देखकर अक्सर सोचते हैं कि हम लोग पागल हैं, पर आप जानते हैं जंगल सच में खतरनाक हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि इन जगहों पर कभी कभी हमें भी बहुत डर लगता है। ये सच है कि ये शो कमाल का है, पर कभी कभी बहुत परेशानी होती है। ये काम नहीं कर रहा, डर लगता है, थकान होती है, बहुत फिसलन है यहाँ पर, चलो, और खतरे का सामना करना पड़ता है। आप ठीक तो हैं? अक्सर वो नहीं होता जो आप सोचते हैं। ये प्लान बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। मेरे साथ हैं साइमन और डैन, जो हमारे कैमरामैन हैं। हमें अपना पूरा ध्यान काम पर लगाना होता है। अगर आप ध्यान लगाकर काम करते हैं तो खतरनाक काम भी आसान लगने लगता है। बेर इन खतरनाक जंगलों में जाते हैं और हमें उनके साथ साथ रहना पड़ता है, जो एक बड़ा चैलेंज होता है। डेव का काम है पूरे क्रू की सेफ्टी का ख्याल रखना। मेरा काम है उनकी सेफ्टी का इंतजाम करना, ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सकें। ठीक है, अब तुम देख सकते हो। डैनी और डंकन हमारे क्रू के बड़े बुजुर्ग जैसे हैं। अगर हम अपनी हद पार करने लगते हैं तो वो हमें रोकते हैं। ध्यान रखना कि वो तुम्हें काट ना ले। यहाँ से हॉस्पिटल पहुँचने में 3.5 घंटे लगेंगे। जगह कैसी भी हो, लेकिन सबसे मुश्किल और खतरनाक काम होता है टीम को वहाँ पर सही सलामत उतारना, और ये करने का कोई भी आसान तरीका नहीं है। जब भी हम शो की शुरुआत करते हैं तो बहुत मजा आता है। बेर रस्सी पर हैं। ध्यान रहे, यहीं रहना, वो नीचे पहुंचने ही वाले हैं। हम बेर को इस एनवायरनमेंट में उतारने के अजीब अजीब और नए तरीके सोचते हैं। वो कभी सी प्लेन से कूदते हैं तो कभी हेलीकॉप्टर से, स्काई डाइविंग, फ्री फॉल, एयरक्राफ्ट से, कभी कभी बोट से। तरीका जितना नया और अजीब होता है, परेशानी उतनी ही ज्यादा होती है। काम मुश्किल है और कहीं भी गलती हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। काम बहुत ही मुश्किल होता है और पहली बार में ही सही करना होता है। इस जंप में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे एक एपिसोड में हमें कॉकस पहाड़ों पर बहुत अंदर की तरफ उतरना था। इसके लिए हमने एक पुराने रशियन हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया था। प्लान ये था कि वो मंडराता रहेगा और मैं एक स्नोमोबाइल लेकर उससे उतर जाऊंगा। मैं हेलीकॉप्टर के पिछले हिस्से से उतरने वाला हूं और मैन वर्सेस वाइल्ड में हमारे लिए ये रोज का काम है और हम सबको ये काम बहुत पसंद भी है। डेव और निक को लगातार रेडियो कम्युनिकेशंस बनाए रखने हैं। डेव पियर्स हमेशा टीम की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। वो मेरे लिए 2 आंखों का काम करते हैं। इतना खतरनाक काम करते हुए गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। इंजीनियर्स ने डोर्स को निकाल दिया है। अब हमें थोड़ी रिगिंग करनी है ताकि हम बेर को यहाँ एज पर ला सकें, क्योंकि हमारा हेलीकॉप्टर कॉकस माउंटेन्स और वैलीज के बीच से होकर गुजरने वाला है। इसके अलावा बेर को इसके पिछले हिस्से से बाहर भी उतरना है। ध्यान से।
ध्यान से, थोड़ा और पीछे। हम वहां उतरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारा हेलीकॉप्टर वहां नहीं उतर सकता था क्योंकि वो नीचे उतरते ही या तो बर्फ में धंस जाता या फिर एक तरफ झुक जाता। इसलिए हमारे पायलट को हमारा हेलीकॉप्टर बर्फ से कुछ ही ऊपर तक ले जाना था। और जब मुझे और हमारे पायलट को लगेगा कि कोई परेशानी नहीं। मैन वर्सेस वाइल्ड के कई पल मेरे लिए यादगार हैं। उनमें से 25 को चुनना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन अब मैं शुरुआत करूंगा हेलीकॉप्टर से 9000 फीट की ऊंचाई से एक डेजर्ट आइलैंड पर छलांग लगाकर। मैजिक। जब बेयर एयरक्राफ्ट से नीचे कूदे तो हमने उस टापू को देखा। उस छोटे से टापू को देख के तो हमें ऐसा लगा जैसे कोई जेम्स बॉन्ड की फिल्म हो। हम दुनिया के कुछ खतरनाक दूर दराज के इलाकों में जा रहे हैं। सुमात्रा इंडोनेशिया में तो जमीन पर उतर पाना भी मुश्किल लग रहा था। ऊपर से कूदना तो बहुत आसान था। मेरा प्लान था पानी में उतरने का, पर उसके लिए मुझे पानी की सतह से कुछ ऊपर पैराशूट को खोलना था। लेकिन सतह से मैं कितना ऊपर हूं या उसे कब खोलना है, यह जानने का कोई तरीका नहीं था। यह बहुत खतरनाक था। पैराशूट जल्दी खोलता तो कंक्रीट पर टकराने जैसा होता। तो एंट्री ऐसे मारी जाती है। 24वें नंबर पर है वो मोमेंट जब मैंने मोंटाना में अब तक की सबसे खतरनाक चढ़ाई की थी। ये 200 फीट तो ऊंचा होगा ही, कम से कम। मैं एक बहुत ही गहरी खाई में फंसा हुआ था। वहां से निकलने का बस यही एक रास्ता था। मोंटाना के उस रेलवे ब्रिज की चढ़ाई को मैं आज तक की सबसे खतरनाक चढ़ाई मानता हूं। वो बड़ा तो था, पर कितना बड़ा था ये आधी चढ़ाई पार करने के बाद पता चला। साथ ही वो कमजोर भी था। वो ब्रिज कम से कम 100 साल पुराना था। वो चढ़ाई बहुत मुश्किल थी। मेरी हालत खराब हो गई थी। पहले मैं अपने हाथों में और उंगलियों में खून का दौरा बना लूं। कहीं पर भी हाथ से पकड़ते या पैर जमाते वक्त बहुत ध्यान रखना होगा, बहुत केयरफुली करना होगा। हम बहुत ऊंचाई पर हैं। मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान ऐसा होगा जिसे इस ऊंचाई पर डर ना लगता हो। ऊपर पहुंचने पर मुझे लगा मेरी मुसीबत टल गई, लेकिन तभी मुझे पता चला कि मेरे प्लान में एक बहुत बड़ी गड़बड़ थी। अब मैं इसके ऊपर कैसे पहुंचने वाला हूं? मैं रेलिंग पर पैर फंसाकर उसके सहारे वहां तक पहुंचना चाहता था। फंस गई। ओके, तो अब वक्त है हिम्मत दिखाने का। पहुंच गया। मैं बहुत डरा हुआ था। हाथ कांप रहे हैं। मेरे हाथों की हालत से मेरे डर का अंदाजा हो जाएगा। बेलीज में जमीन के नीचे एक गहरी गुफा में मुझे मिली एक खाने की चीज, लजीज घिनौनी चीज। उन्होंने गुफा की दीवार से लटके एक अजीब से कीड़े को देख लिया। जरा ये देखिए। उन्हें लगा कि वो कीड़ा खाने लायक है। इतना खतरनाक दिखने वाला कीड़ा शायद ही आपने कभी देखा होगा। देखिए कितना बड़ा है ये एक व्हिप स्कॉर्पियन है जो बिच्छू और मकड़े का क्रॉस होता है। जरा मैं इसे पकड़ने की कोशिश करता हूं। बेयर ग्रिल्स की खास टेक्निक, पत्थर उठाओ और दे मारो। पकड़ लिया। और जरा इसका साइज तो देखिए। मैंने कहा इसके पैर तो तोड़ लो, उन्होंने कहा जरूरत नहीं। समझ में नहीं आ रहा इसे खाना कहां से शुरू करूं। शायद ये इसका पीछे का हिस्सा था, लगता तो ऐसा ही है। ये बहुत ही बड़ा था।
मैंने इसे 23वें नंबर पर रखा है क्योंकि इससे बड़ा कीड़ा मैंने शायद आज तक कभी नहीं खाया है। अलास्का में एक नदी पार करने जैसा आसान काम करते वक्त शायद मेरी जान चली जाती। ठीक है, मैं इसके ऊपर से नदी पार कर लेता हूँ। वहां पर कैनियन के आर पार एक बड़े पेड़ का तना पड़ा था। उसे देखकर तो यही लग रहा था कि वो नहीं हिलेगा। उससे तो एक ट्रक भी लटकाया जा सकता है। यकीन करेंगे वो तना गिर गया। मैं आज भी इसे देखता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पकड़ लिया, पकड़ लिया। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मैं तो मरते मरते बचा हूं। 21वें नंबर पर ट्रांसिल्वेनिया की वो घटना जहां मैं था, एक लंबी रस्सी थी और एक हेलीकॉप्टर भी। सोचिए आगे क्या हुआ होगा। मैं कार्पेथियन माउंटेन्स की ओर जा रहा हूं जो सेंट्रल रोमानिया में है। ये यूरोप के आखिरी बचे पीहड़ों में से एक है, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं होगा। आसमान में बादल बढ़ रहे हैं, जल्दी मौसम खराब होने वाला है। अचानक मैंने देखा कि वो रस्सी हिल रही है। पायलट ने कहा है कि वो वहां लैंड नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि मुझे ही कुछ करना होगा। वो हवा में ऐसे उड़ गए जैसे कोई पुतला। मैं वो दिन नहीं भूल सकता। मैं एक हेलीकॉप्टर के नीचे लटक रहा था जो करीब 150 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रांसिल्वेनिया के पीहड़ों के ऊपर से गुजर रहा था। 20वें नंबर पर बेलीज के जंगलों में मेरी टार्जन वाली छलांग है। जरा इसकी गहराई तो देखिए। इसको तो मैं मौत का कुआं कहूंगा। इस तरह के पत्थरों से कूदने के लिए 30 फुट की गहराई भी काफी होती है, लेकिन इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि ये कम से कम 60 से 70 फुट गहरा जरूर होगा। इसे पार करने का सिर्फ एक ही तरीका था। मैं बहुत वक्त से ये करना चाहता था और आज मौका मिला था। मैंने इस पर अपना पूरा वजन डाल दिया है और ये टिका हुआ है। चलिए अब कोशिश करते हैं। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। इसे करने के लिए हिम्मत और दमदार कलेजा होना चाहिए। इस बार तो आ गया, लेकिन इस शो के बाकी कारनामों की तरह इसे दोहराना भी सही नहीं होगा। 19वें नंबर पर वो पल जब मुझे सहारा रेगिस्तान में पहुंचना था, और वो भी बहुत जल्दी। ऐसी जगहों पर आराम से कार चलाना मुझे बहुत पसंद है। लैंड रोवर करीब 50 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही थी और वहां की रेत भी सॉफ्ट नहीं है। अगर हमने इस गर्म रेत में रफ्तार धीमी की तो टायर धंस जाएंगे और हम यहीं फंस जाएंगे। इसीलिए जैसे ही ड्राइवर इशारा करेगा मुझे कूद जाना होगा। सफर की शुरुआत मुंह में रेत भरकर हुई है। इस शो के मेरे कई यादगार पल हैं। मैंने डीप साउथ में एक अलग तरीके से मछली पकड़ी, बाईप्लेन में एक यादगार सैर की और जबरदस्त लड़ाई की एक मधुमक्खी से। मैं हूं बेयर ग्रिल्स और आपका फिर से स्वागत है मेरे 25 यादगार पलों में। 18वें नंबर पर है टेक्सास में रस्सी से उतरने की वो खतरनाक कोशिश। ये आसान तो बिल्कुल नहीं है। कम से कम 60 फुट की सीधी गहराई है।
टेक्सास की झुलसा देने वाली गर्मी में मुझे तेजी से काम करना था। वापस लौटने के बजाय मैंने भरोसा किया एक रस्सी और एक पुराने ट्रैप पर। यही मुझे पार ले जाएंगे। मुश्किल हालातों में घटिया इक्विपमेंट का इस्तेमाल जानलेवा हो सकता है, क्योंकि ये पता नहीं होता है कि वो टिकेंगे भी या नहीं। निशाना तो सही लगा, लगता है वो फंस गया है। मैंने ये पल चुना क्योंकि आज सोचता हूं तो डर लगता है, वहां कुछ भी हो सकता था। ऐसा करना खतरनाक था, जानलेवा भी हो सकता था। अब तक तो ये रस्सी टिकी हुई है। ये डर तो था कि वो रस्सी फिसल सकती है, और जब वो उस पर लटके हुए थे वो फिसल भी गई। अभी तक तो इस रस्सी ने साथ दिया है। ओह माय गॉड। एंकर बहुत ही गलत जगह पर फिसल गया। ऐसे वक्त पर अपने डर और घबराहट को काबू में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो खतरनाक हो सकता है। 17वां पल है वियतनाम की वो घटना जब पानी ने मुझे अपनी ताकत का नमूना दिखाया। ऐसे खतरनाक बीहड़ों में हालात पलक झपकते ही बदल सकते हैं। रुको रुको, यहाँ पानी का लेवल बढ़ रहा है। वहां उस झरने को देखो, वहां पहले से ज्यादा पानी आने लगा है। हमें इस पानी से फौरन बाहर निकलना चाहिए। ऐसे में रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वो भी अचानक से। पानी का लेवल हर सेकंड बढ़ता ही जा रहा था। मुझे पता था हमें जल्दी कुछ करना होगा। ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, जल्दी जल्दी, कम ऑन। नदियों में बाढ़ अचानक आती है, पानी का लेवल देखते देखते लगातार बढ़ता ही चला जाता है। देखो देखो देखो, वो झरना देखो। पहले उसमें से इतना पानी नहीं आ रहा था, लेकिन अब लग रहा है जैसे कोई बांध टूट गया हो। ऊपर से हवा भी बहुत तेज चल रही है। मैंने ये क्लिप चुनी क्योंकि मैं एक अचानक आने वाली बाढ़ देखना चाहता था। वो देखिए, और आखिरकार मेरी इच्छा पूरी हुई। कुदरत की ताकत कभी भी पलटवार कर सकती है, आपको आपकी औकात दिखा सकती है। अब इस नदी में जाना खतरे से खाली नहीं होगा। हम जंगल की ओर लौटेंगे। नंबर 16 पर वो घटना जब मुझे मोंटाना में अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। उनकी अकल घास चरने गई थी। हम इस टनल के अंदर से जाएंगे। इसके ऊपर से जाने के बजाय अंदर से जाएंगे तो काफी वक्त बचेगा। ठीक है, मान लिया, ये एक बहुत बुरा आइडिया था। रुको रुको, लेकिन ये पल मेरी लिस्ट में इसलिए है क्योंकि ये वाकई बहुत इंटरेस्टिंग था। हमें जाना होगा। चलो 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 चलो, मेरे साथ रहना, भागो। हमें ट्रेन की रफ्तार का अंदाजा नहीं था, हमें सिर्फ उसकी आवाज सुनाई दे रही थी और एक रोशनी अपनी ओर बढ़ती दिख रही थी, और हम भागने लगे। जल्दी जल्दी, भागते रहो भागते रहो। कूदो। 15वें नंबर पर है आग जलाने वाला एक मजेदार पल। ये वेस्टर्न टेक्सास का वावन डेजर्ट है। मैं रात बिताने का इंतजाम कर रहा था। ये तो एक अच्छी गुफा है। मैं वहां बहुत पुरानी टेक्निक हैंड ड्रिल से आग जलाना चाहता था। ना माचिस ना फ्लिंट्स, बस लकड़ी के 2 टुकड़े। बिना माचिस के कहीं भी कैसे भी माहौल में आग जलाना मुश्किल काम होता है। यह इसका रफ शेप वाला हिस्सा। अब इसमें हमें डालना है एक चुटकी भर सैंड। इससे फ्रिक्शन थोड़ा बढ़ जाएगा। इस काम के लिए चाहिए कमाल की स्किल और कलाकारी। इस बात का ध्यान रहे कि आग सुलगने लगे और उससे थोड़ा धुआं निकलने लगे। अगर ऐसा हुआ तो समझ जाइए कि आग जलने के चांसेस काफी बढ़ गए हैं। कम ऑन,
जब आप सही तरीके से काम करें और आग जलने लग जाए तो बहुत तसल्ली मिलती है। अब इसे बहुत आराम से पलट दीजिए और इसे पलटते वक्त इस बात का ध्यान रहे कि ये कहीं बिखर न जाए। ये देखिए सुलग गई। आप ये चाहें कितनी भी बार कर लें, पर आग जलाने की अपनी एक अलग खुशी होती है। मोरक्को में किया ये ब्रेकफास्ट बहुत ही गंदा था, इसीलिए इसे हमने नंबर 14 पर रखा है। कई झिंगूर हैं, कुछ टिड्डे हैं और कुछ पतंगे भी हैं। हाँ, इनके अलावा इसमें एक टिड्डा भी है। इन्हें एक साथ मसल दीजिए इस तरह। बेयर हमेशा कहते हैं कि वो जब भी कीड़े मकोड़े खाते हैं उन्हें प्रोटीन मिलता है। ये बात वो चींटे खाने के बाद भी कहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने प्रोटीन वाली बात नहीं कही। जहां तक मेरी बात है तो मैं जब भी वो क्रंचिंग साउंड सुनता हूं तो लगता है जैसे मैं किसी बीटल का पेट चब